हम लोग उस फेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिस फेज ने हमारे मॉडर्न इंडिया को शेप किया। मॉडर्न इंडिया को शेप करने में जो सबसे एक महत्वपूर्ण जो फेज था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो बंगाल में आधिपत्य होता है। The East India Company is the Bengal is one of the greatest phase in the history of the British India. The reason being, when the East India Company has captured Bengal, from that point of time, East India Company has stopped taking money from the England, and from the revenue of the Bengal, they started purchasing the item, and that item is going to be exported to the Britain. It is called investment. So पहली चीज क्या है? Investment. What is investment? इन्वेस्टमेंट क्या है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बंगाल के रेवेन्यू से चीजें परचेज करनी शुरू की, जब बंगाल में उन्होंने दीवानी का अधिकार प्राप्त किया, तो उस दीवानी के अधिकार को प्राप्त करने से लाभ क्या हुआ कि उनको अब फॉरेन से पैसा मंगाना नहीं पड़ता था भारत के अंदर चीजों को खरीदने के लिए। तो दे आर नो लॉन्गर फोर्स टू bring the bullions from the England to purchase the money from the Bengal, from the India. अब बंगाल और उड़ीसा, अगर हम मुगल टाइम का वायसरायशिप देखें तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यह तीनों एक सिंगल मुगल वायसराय में थे जिसको हम बंगाल सूबा कहा करते थे, और यह सबसे अमीर सूबा था। फ्रॉम 1700 to 1756 यह रिचेस्ट प्रोविंस था बंगाल का। मुर्शीद कुली खान और अली वर्दी खान, यह बंगाल में जो ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हुए, इनकी ग्रेट इफिशिएंसी के कारण बंगाल में संपदा आई। अब नाउ वन क्वेश्चन शुड अराइज योर माइंड कि व्हाई बंगाल was having a lot resources and richness in comparison to the other states in the country. One of the reason was Maratha invasion, Jat uprising, Nadir Shah invasion. अगर आप देखें यह जो कारण थे, अगर आप यह देखें तो यह कारण थे जिसके कारण बंगाल मजबूत। एक सवाल क्या हो गया आपके दिमाग में? रिचनेस थी और जगहों पर नहीं थी। तो वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यू कैन आंसर इज दैट कि क्या सवाल बना प्रीलिम्स का? यहां से देखिए, ट्राई टू लर्न द क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स। यह जो पार्ट है मेंस में आने की संभावना कम है, प्रीलिम्स ज्यादा है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे इस पार्ट से प्रीलिम्स का सवाल बनेगा। जो भी क्वेश्चन मैं फ्रेम करता हूं, जो भी लिखता हूं, एक क्वेश्चन के आकार में होता है, उसको मैं फिर सेंटेंस फॉर्म में चेंज करता हूं। अगर ये सवाल बनता है कि क्या कारण थे कि बंगाल उस समय सबसे ज्यादा अमीर था, रिचनेस ऑफ बंगाल, और रिचनेस ऑफ बंगाल के कारण ही वहां पर अंग्रेज गए, तो एक क्या होगा? ग्रेट एफिशिएंसी किसकी? अली वर्दी खान और मुर्शीद कुली खान की। दूसरा, जो भारत का नॉर्थ इंडिया था और वेस्टर्न इंडिया था, दोनों प्रॉब्लम थी। वार्स थे, मराठा की इन्वेजन थे, जाट अपराइजिंग थी, और नॉर्थ इंडिया में नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन था। और उसके समय बंगाल क्या है? लगातार शांत रहा, और ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर ये प्रॉस्पर करते गए। क्लियर? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आखिर वह क्या कारण थे। देखिए, इसको आप कई तरह से टर्न कर सकते हो। आखिर वह क्या कारण थे कि बंगाल की तरफ अंग्रेजों का अट्रैक्शन हुआ? आखिर वह क्या कारण थे कि बंगाल समृद्ध हुआ?
For both question, answer will be same. This is the reason why the Bengal prospered and Britishers were interested to go to Bengal for trade and commerce. अब जो उस समय फिनोमिनल ग्रोथ हुआ फॉरेन ट्रेड को, जो फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी थी 1706 to 1756, अगर इसका हम फिगर देखें तो जो उसका एक्सपोर्ट था नियरली 6.5 करोड़ था एंड अबाउट 2.3 मर्चेंडाइज। तो अगर इसके एक्सपोर्ट को ध्यान रखें तो इसका जो एक्सपोर्ट था वह नियरली 6.5 रुपीज था एंड अबाउट रुपीज 2.3 करोड़ ऑफ मर्चेंडाइज। तो आप इस क्या कर सकते हैं कि इस दौरान बहुत फिनोमिनल ग्रोथ हुआ फॉरेन ट्रेड में। तो 18वीं शताब्दी का जो 1756 था, बंगाल ने रिसीव किया इन रिटर्न फॉर इस एक्सपोर्ट, जो बंगाल ने एक्सपोर्ट के अगेंस्ट प्राप्त किया वो कितना था 6.5 करोड़ रुपीज वर्थ ऑफ बुलियन और अबाउट 2.3 करोड़ ऑफ मर्चेंडाइज। अब जो मुर्शिदाबाद का कस्टम ऑफिस उसने क्या रजिस्टर किया सिर्फ 70 लाख रुपीज। बंगाल का गुड्स था वो बहुत ग्रेट डिमांड है कहां पर, ईस्ट और वेस्ट एशियन कंट्री में और एशिया और अफ्रीका में, यूरोप, अफ्रीका, ईस्ट एंड वेस्ट एशियन कंट्री में इसका डिमांड था। तो डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच उनके नंबर ऑफ सेटलमेंट फैक्ट्रीज थे इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बंगाल। अब इसको मिक्स करिए, अब इसको मिक्स कर दीजिए। नाउ मिक्स दिस, नाउ दिस इज मोर फैक्ट्स। जिसका हिस्ट्री ऑप्शन है उसके काम में आ जाएगा मेंस में। प्रीलिम्स मेंस में सवाल की संभावनाएं थोड़ा कम है, जीरो तो नहीं है, थोड़ा कम है, चूंकि आपके पास हिस्ट्री में पूछने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शायद इन्हें पूछा जाए, लेकिन जो हिस्ट्री ऑप्शन उस पर पूछा सकता है। तो यह जो उस समय एक बहुत बड़ा फर्क, अब क्या हुआ, इसका फर्क क्या हुआ, जहां ट्रेड कॉमर्स होता है वहां पॉपुलेशन बढ़ता है। तो ट्रेड कॉमर्स बढ़ा, पॉपुलेशन क्या हुआ, जो पॉपुलेशन कलकत्ता की है 15,000 थी 704 में, वह 1 लाख हो गई 7050 में। अब ढाका और मुर्शिदाबाद पॉपुलर सिटीज हो गए। और अब इंग्लिश सेटलमेंट यहाँ पर जो होने लगा, उस इंग्लिश सेटलमेंट में बहुत इंटरेस्टिंग रूप से बात करनी शुरू की। उसमें इंग्लिश सेटलमेंट क्या हुए, जो बंगाल का इंग्लिश सेटलमेंट था बिटवीन 1633 एंड 1666, जो इंग्लिश के फैक्ट्रीज थे बंगाल में, उसका एम क्या था, दिस इज द क्वेश्चन। 1633, अब ये ट्राइब फील्ड क्यों है, यह प्लासी के लड़ाई के पहले का समय, इट इज बिफोर द प्लासी वॉर। तो प्लासी वॉर के पहले जो इंग्लिश फैक्ट्रीज बंगाल में बन रही, उनका एम क्या था, पीसफुल ट्रेड। दो शब्द है, पीसफुल ट्रेड, प्रोटेक्शन ऑफ द मुगल पावर। जो 1657 का चेंज होता है, जो 1633 टू 1663 तक जो इंग्लिश फैक्ट्रीज बंगाल में थी, उनका एम क्या था, उनका सिर्फ एक एम था कि पीसफुल ट्रेड हो, कैसे हो, मुगल पावर की प्रोटेक्शन हो। और जब शाइस्ता खान को बंगाल का नवाब बनाया गया, वायसराय बनाया गया, तो इंग्लिश से ट्रेड प्रिविलेज प्राप्त करके सफल हो गए, जो कि मीर जुमला ने रोक दिया था। तो जो लगातार अंग्रेज, यह वह दौर था जब अंग्रेज मुगलों के प्रोटेक्शन में काम करना चाहते। तो जो बंगाल के जो वायसराय थे मीर जुमला, उन्होंने उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया था और शाइस्ता खान ने उनको ट्रेड दे दिया। अब 1680 में एक ट्रबल हो गया इंग्लिश और मुगल ऑफिशियल में बंगाल में, किसमें, पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। इससे क्या हुआ, अब इंग्लिश ने डिसाइड किया कि अपनी जो सेटलमेंट बंगाल है उसको फोर्टिफाई किया जाए और वह सिक्योर प्लेस प्रोविंस पे देखने लगे। यहीं से जॉब चार्ट का रोल शुरू होता है। अब स्टेप्स देखिए, स्टेप देखिए, बहुत समझ में आएगा एकदम। आप विज्ञान की तरह इतिहास पढ़ने की कोशिश करिए, कुछ नहीं भूलेगा।
1633 to 1663. What was the policy? You try to understand. The civil services is more interested about the policies. तो जो 1633 to 1666 तक का था, उस दौर में जो इंग्लिश फैक्ट्रीज थी बंगाल में, उसका एम क्या था? अब मीर जुमला ने उनको फरमान नहीं दिया था, इन्होंने शाइस्ता खान से पापा इस क्वेश्चन, what was the reason of trouble between English and Mughal official in initial phase of Bengal settlement? क्या हो गया? पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। अब उन्होंने अपने एरिया को फोर्टिफाई करना शुरू किया। अब जॉब चारनाक कौन थे? कासिम मजार फैक्ट्री के चीफ थे। उन्होंने सुतनौटी को चूज किया एज द सेंटर ऑफ इंग्लिश ट्रेड इन ईस्ट ऑफ हुगली। इसका एक सवाल और क्या बन गया? इनिशियल सेंटर कहां था? हुगली में था। इनिशियल सेंटर वाज हुगली, लेकिन 1680 में जॉब के बाद जॉब चारनॉक ने, जो कासिम मजार फैक्ट्री के चीफ हुआ करते थे, उन्होंने एक प्लेस चूज किया सुतनौटी, और 1690 में जॉब चारनॉक ने फाउंडेशन रखा कलकत्ता का। पहले सवाल बहुत आया करता था कि हु लेड फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता। उसके बाद इन 1697 फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम जो बनाई गई, जो न्यू प्रेसिडेंसी का सीट बना, प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम बंगाल। एक सवाल ये हो गया कि क्या नाम था बंगाल की प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम बंगाल। अब कंपनी ने सुतनौटी के पास दो गांव थे, कलिकता एंड गोविंदपुर। वो किससे खरीदा? फ्रॉम लोकल। देखिए फिर सवाल आ गया, कि जो कलिकता और गोविंदपुर है उसको लोकल जमींदार से परचेज किया। जो कलकत्ता और गोविंदपुर है लोकल जमींदार से परचेज किया है, और जबकि जो उनकी पहली थी सुतनौटी, वह उन्होंने मुगलों से प्राप्त की थी। इससे क्या हुआ? 3 विलेज बन गए, सुतनौटी, कलिकता, गोविंदपुर। ये न्यूक्लियस बन गए मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ कलकत्ता। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब 1670 में जो अनऑथराइज्ड इंग्लिश ट्रेड, एक सवाल ये भी आता है कि व्हाट वाज जो उनको इनके कारण कंपनी को समस्या हो रही है। अब इंग्लिश के पास सबसे बड़ा एक फायदा क्या था? एक इंडियन ऑर्डर इशू किया 1691 में, जिसमें कहा गया कि वह ट्रेड कर सकते हैं बंगाल में और प्रोड्यूस। यही वह बैकग्राउंड है जो अंग्रेज और मुगलों को, अंग्रेज और बंगाल के नवाब के संघर्ष करके गया। 1691 में पहली बार यह एक फरमान प्राप्त होता है। उसके बाद मुर्शीद कली खान ने 1713 में के अंत में जितने प्लेस थे इंग्लिश ऑर्डर किया, वो पे गए सेम ड्यूटीज एज लोकल मर्चेंट। तो क्या किया? जो 1691 का फरमान था उसको मुर्शीद अली खान ने 1713 में एंड कर दिया। तब इंग्लिश ने अपना एक जॉन सुरमैन, इसको मैंने बात पहले की थी, मुगल एम्परर फर्रुखसियर के पास, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? जुलाई 77 का फरमान, जिसने ग्रांट किया इंग्लिश कंपनी को प्रिविलेज टू ट्रेड ड्यूटी फ्री इन बंगाल इन लिeu ऑफ एन एनुअल प्रोड्यूस फी। सेम कंडीशन। और 38 विलेजेस इन द विलेज ऑफ कलकत्ता। नंबर 2 हमने बात इस पर पहले भी की हुई है। अब मुर्शीद अली खान को अपील किया था, उनको ऑब्जेक्शन एग्जम्पशन ऑन द कस्टम नहीं था। मुर्शीद कुली खान हैज नो ऑब्जेक्शन,
about giving to exemption of customer or not, but he has the exemption about these 38 villages. Got it? मुर्शीद कुली खान को उसमें ऑब्जेक्शन नहीं था कि आप 3,000 रुपया सालाना देके कस्टम ड्यूटी से मुक्ति पा जाइए, बट यह ऑब्जेक्शन ऑन दिस। जब अली वर्दी खान बंगाल आते हैं वो बड़े कॉन्शियस केयरफुल थे और वो फॉरेन ट्रेड को, अब उनकी सोच क्या थी, वो अली वर्दी खान की बहुत अच्छी थी कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ बंगाल के लिए फॉरेन ट्रेड जरूरी है, इसलिए वह ऐसा कोई काम नहीं करना चाह रहे थे जिससे बंगाल के ट्रेड को नुकसान पहुंचे, चाहे वो यूरोपियन हो या एशियन हो। लेकिन उसने इस बात के अटेम्प्ट का विरोध किया, उन्होंने इस बात का अटेम्प्ट का विरोध किया कि इंग्लिश अपनी फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई करें। सी द ओपिनियन ऑफ द मुर्शीद कुली खान। अनूप कुमार भी आ जाएगा, जस्ट लिसन। मैंने पहले बताया कि 1691 का जो फरमान स्टार्ट हुआ है, फरूख से पिछले क्लास में सेम चीज कही थी, वह 1707 में आया था सेम। तो इंग्लिश अपनी फैक्ट्री को फोर्टिफाई करने लगी। अब ये प्लासी के रास्ता पढ़ने लग गया। अगर हम प्लासी के बैटल को हम तलाश करने लगे हैं कि वेयर वाज द सीन ऑफ प्लासी बैटल, तो यह वैल्यू ट्रेडर जो अवार्ड किया था वो एम्परर, जहां एम्परर ने ग्रांट किया था कंपनी को, क्या क्या था, फ्रीडम टू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट goods in Bengal without paying taxes, right to issue passes for the movement of services। इसको दस्तक ही कहते थे। तो दो चीज का क्या है कि कंपनी बगैर टैक्स दिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकती है और साथ साथ वह दस्तक पासेस भी इशू कर सकते हैं। नंबर 2, कंपनी का जो सर्वेंट था उसको ट्रेड की तो अनुमति थी, लेकिन वह इस फरमान से कवर नहीं था। मीनिंग देयर बाई, जो कंपनी का सर्वेंट है वह अगर ट्रेड करेगा तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया, उनको टैक्स पे करना पड़ेगा जैसे इंडियन मर्चेंट पे करते हैं। अब यह जो फरमान था यह एक परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन गया बिटवीन इंग्लिश एंड बंगाल नवाब। अब इससे हुआ क्या था, अगर मान लो बंगाल का नवाब उस इंटरप्रिटेशन को मान जाता जो इंटरप्रिटेशन इंग्लिश करना चाहते थे, तो क्या होता, लॉस ऑफ पेमेंट। व्हाई? बिकॉज द इंग्लिशमैन, ऑल इंग्लिशमैन वर अलाउड टू ट्रेड विदाउट पेमेंट ऑफ एनी टैक्सेस। इट हैज नॉट बीन रिटन इन द फरमान, therefore it was the violation of the wordings of the फरमान। तो उन्होंने लॉस ऑफ पेमेंट था। अब फरमान का मिसयूज होने लगा, जो कंपनी के सर्वेंट थे वह फरमान का मिसयूज कर रहे थे और अपने प्राइवेट टैक्स के लिए इवेट कर रहे थे। जो बंगाल के नवाब थे, जो मुर्शीद कुली खान, जो अली वर्दी खान, उनका ऑब्जेक्शन था इंग्लिश इंटरप्रिटेशन ऑफ द फरमान ऑफ 1770। जो 1717 के फरमान का जो इंग्लिश इंटरप्रिटेशन था उस पे उनको आपत्ति थी। उन्होंने कंपेल किया कंपनी को कि आप लमसम पेमेंट कर दो ट्रेजरी को, और उन्होंने इस बात को सप्रेस किया कि आप फरमान का मिसयूज नहीं कर सकते। अब कंपनी इस बात के लिए बाध्य की गई कि वह नवाब के अथॉरिटी को स्वीकार करे, लेकिन उसके सर्वेंट है वह हर उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर रहे थे जिससे वह फरमान का मिसयूज कर सके और टैक्सेस न पे करें। जब 1756 में सिराजुद्दौला खान ने अली वर्दी खान को सक्सीड किया तो उन्होंने कंपनी से डिमांड किया कि कंपनी उसी बेस पर ट्रेड करे जिस ट्रेड पर वह मुर्शीद कुली खान के समय में ट्रेड कर रही थी। इंग्लिश ने सिराजुद्दौला के फरमान को मानने से इनकार कर दिया। They refused to comply the order issued by the सिराजुद्दौला। और उस समय कंपनी के साथ क्या था
कि कंपनी जो फ्रेंच में अपनी विक्ट्री पा चुकी थी, अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो कंपनी की फ्रेंच के अगेंस्ट विक्ट्री हो गई थी, उससे अपने को स्ट्रॉन्गर फील कर रही थी। उन्होंने टैक्स पे करने के लिए सहमत होने के बजाय उन्होंने हैवी ड्यूटी लगा दी जो भी इंडियन गुड्स इंटर कर रहा था कलकत्ता में। सी द एग्रेसिव पॉलिसी। अब सवाल क्या हुआ? एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। Got it? Aggressive policy of East India Company. Is clear? Not clear? तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हैवी ड्यूटीज लगा दी जो भी इंडियन गुड्स इंटर कर रहा था कलकत्ता में। अब ब्रेकिंग पॉइंट कहां पर? जब नवाब के परमिशन के बगैर उन्होंने फोर्टिफिकेशन शुरू किया। सवाल क्या हो गया? What is the breaking point between Bengal's Nawab and East India Company? जब उन्होंने फोर्टिफिकेशन शुरू किया, अब फोर्टिफिकेशन जो शुरू कर दिया उसका बहाना क्या था कि जो फ्रेंच के साथ स्ट्रगल हो रहा है, जो कहां पर थे, चंदननगर में थे, उनके साथ स्ट्रगल को लेकर उन्होंने अपने किले की किलेबंदी शुरू कर दी। अब सिराज ने ऑर्डर किया कि इंग्लिश और फ्रेंच दोनों डिमोलिश करें अपने फोर्टिफिकेशन को। फ्रेंच कंपनी ने ऑर्डर को ओबे किया, इंग्लिश कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया। अब कंपनी इस बात की डिटरमाइन हो चुकी थी कि वह बंगाल के नवाब से संघर्ष करेगी और वो बंगाल के नवाब के विशेष के अगेंस्ट वह अब बंगाल में ट्रेड करेगी। इट्स अ न्यू पॉलिसी ऑफ कंपनी। नाउ वी कंपेयर the policy of company between 1733 to 1760 and now new policy of company. In the initial phase of the 18th century, how you write? In the initial phase of the 18th century, company was interested to have a trade in Bengal under the Mughal protection. But in 1757, company has started thinking to remain in Bengal even against the wishes of Nawab and to trade there on its own terms. तो क्या हो गया? टर्म्स चेंज हो गए। पहली टर्म्स क्या था? अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ मुगल एम्पायर। अब टर्म्स क्या हो गया? अगेंस्ट द विशेस ऑफ नवाब ऑन इट्स टर्म्स। अब उस समय जो सिचुएशन थी इंग्लैंड में, जो इंग्लैंड में सिचुएशन थी, यह बहुत महत्वपूर्ण थी। जो 1693 में राइट टू ट्रेड था विद ईस्ट हैड बीन एक्सटिंग्विश्ड बाय पार्लियामेंट और उन्होंने चार्टर इशू किया कि विड्रॉल इट हैड पेड ह्यूज प्राइस। जब 1693 में इनका जो राइट था वो खत्म हो रहा था, तो कंपनी ने ह्यूज प्राइस पे किया और पार्लियामेंट को, और इसके द्वारा उन्होंने जो की और उन्होंने यहाँ पर फरमान प्राप्त किया। अब नाउ कंपनी इस बात में डिटरमाइंड हो गई थी कि उसका बंगाल में ट्रेड होना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बंगाल ऑर्डर। यह डायरेक्ट चैलेंज था बंगाल के नवाब को। अब सिराज ने यह अटैक कर दिया कलकत्ता में और इंग्लिश भाग के शेड्यूल फुल्ली भी सॉल्व आ चुका है। जब सिराज ने अटैक किया था तो इंग्लिश ने भाग के कहां पर शरण लिया था, एक टापू था फुल्टा, वहां जाके शरण लिया और जो कैप्टन हॉर्वेल थे और नंबर यूरोपियन ने सरेंडर किया। अब कैप्टन हॉर्वेल के साथ जो लोग थे उनको एक क्राउडेड चैम्बर में, जहां पर सिर्फ एक खिड़की थी, एक विंडो थी, उसमें डाला गया और उसमें बहुत से लोग मर गए। इसको लोग इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहते हैं। एक सवाल क्या हो गया? व्हाट इज ब्लैक होल ट्रेजेडी? इसको इतिहास में लोग ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। इसको हिस्टोरियन ने कहा है सिंपल ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब एक ट्रीटी ऑफ अलीगढ़ साइन हुआ
9 फरवरी 1757 को, और सिराज ने रिकॉग्नाइज कर दिया इंग्लिश प्रिविलेजेस को और ग्रांट किया परमिशन टू फोर्टिफाई कलकत्ता एंड टू बिल्ड क्वाइंस, और प्रॉमिस किया कंपनसेशन व्हाट हैड बीन प्लंडर्ड कलकत्ता बाय हिज ट्रूप्स। लोग फुलटा में भाग गए, सिराज ने आराम करना शुरू कर दिया। बाद में और सेनाएं मद्रास से आई और उन्होंने सिराज को भरा दिया। तो इट इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री बिफोर क्लास। इन्होंने जब हारने के बाद उन्होंने, सिराज ने रिकॉग्नाइज कर लिया इंग्लिश प्रिविलेज को, परमिशन किया कि आप कलकत्ता को फोर्टिफाई करें और क्वाइट बिल्ड कर सकते हैं, और वह कंपनसेशन देने की बात कही कि जो कलकत्ता में उनके को किया है। उन्होंने यह बात किया इंग्लिश टू एक्सपेंस ऑफ फ्रेंचमैन फ्रॉम हिज डोमिनियंस। अब ये सवाल क्या हो गया? सवाल क्या हुआ? टर्म्स ऑफ अली नगर की ट्रीटी क्या है? अली नगर की ट्रीटी क्यों इंपॉर्टेंट है? इस अली नगर की ट्रीटी के बाद ही प्लासी का युद्ध होता है। मई 57 होती है प्लासी की लड़ाई, और 9 फरवरी 1757 को अली नगर की होती है। इस ट्रीटी का प्रावधान क्या है? ए, इंग्लिश प्रिविलेजेस, बी, मिंट क्वाइंस, सी, कंपनसेशन, डी, एक्सपल्शन ऑफ ऑल फ्रेंचमैन फ्रॉम हिज डोमिनियंस। क्लियर? बन गया सवाल? यह महत्वपूर्ण, यह जनरली लोग अली नगर की ट्रीटी नहीं पढ़ते हैं, जनरली लोग मिस करते हैं, और यह कभी भी सवाल आ सकता है। So it is a very important question because this treaty, Ali Ngar Treaty, the war in which the English has taken shelter at Fulta, it is very important. इसलिए फुल्टा पूछाता है कि एक जोरग्रस्त टॉप फुल्टा पे, और हम स्टडी पढ़ेंगे ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है, एक जोरग्रस्त टॉप को फुल्टा पे जाके उन्होंने शरण दी। तब तक सेनाएं मद्रास से आ गई और सिराज ने युद्ध जीतने के बाद आराम करना शुरू कर दिया। उसने युद्ध का उत्सव मनाना शुरू कर दिया। तब सेनाएं आकर जीत जाती हैं, तब उसके बाद यह एक ट्रीटी की जाती है। अब जो सिराज की डिफीट थी, हुई क्यों? वाई डिफीट? उसके बाद जब सिराज, उसके बाद होता है प्लासी का युद्ध। सिराज की डिफीट क्यों होती है? सिराज के अपने आज्ञाकार थे, उसमें इंपॉर्टेंट लोग कौन से थे? मीर जाफर, मानिकचंद, अमीरचंद, जगत सिंह, आप नाम याद रखिएगा, कई बार नाम पूछ लेते हैं। किन किन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की? मीर जाफर, मानिकचंद, अमीरचंद, जगत सिंह। ये बहुत बड़ा बैंकर था उस समय का। दूसरा, a strong naval and military force under Admiral Watson and Colonel Clive. तो अंग्रेजों की सफलता का कारण क्या था? एक था कॉन्स्पिरेसी। तो क्या लिखेंगे आपके क्वेश्चन में? ये कॉन्स्पिरेसी, स्ट्रॉन्ग नेवल मिलिट्री पावर। क्या करेंगे? सी, ओनली ए, बी, ए, बी, ऐसे करते हैं ना सवाल। तो यस और नो? अब इंग्लिश ने क्या किया कि उन्होंने मीर जाफर को सिराज को हटा दिया, और मीर जाफर जो मीर बख्शी था, क्या मीर जाफर थे मीर बख्शी, मीर जाफर हुआ तो मीर बख्शी, वह साम्राज्य के मीर बख्शी थे। मीर जाफर जो है, मीर बख्शी को उन्होंने पपेट गवर्नर बनाने को स्टार्ट किया, और उन्होंने स्टार्ट किया इम्पॉसिबल डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ द नवाब एंड बोथ। नवाब साहब ने उन्होंने एक ऐसी सी डिमांड मांगनी शुरू की जो मुश्किल थी। अब मीर जाफर
को लग गया कि अब क्या है, अब एक वॉर होके रहेगा। तो 1757 में एक बैटल हुआ जिसमें मेजर पार्ट ऑफ आर्मी था, जिसमें मीर जाफर थे, राय दुर्लभ थे, उन्होंने कोई पार्ट नहीं लिया। और एक स्मॉल ग्रुप ऑफ नवाब का सोल्जर्स था, जिसमें मीर मदन एंड मोहनलाल, उन्होंने फाइट किया। तो जो 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ, जब सिराजुद्दौला ने जब युद्ध किया मीर जाफर अंग्रेजों के साथ, तो उन्होंने क्या किया कि जो मीर जाफर राय दुर्लभ, दोनों नाम याद रखिएगा, मीर जाफर एंड राय दुर्लभ, और जो एक छोटी सी सेना थी मीर मर्दन एंड मोहनलाल। पोएट नवीन चंद्र सेन ने लिखा है कि इन नाइट ऑफ इटर्नल डूम फॉर इंडिया, और मीर जाफर को अब नवाब डिक्लेयर कर दिया गया। मीर जाफर को नवाब डिक्लेयर कर दिया के बाद अंग्रेजों को अनडिस्प्यूटेड राइट मिल गया सीट इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, और जमींदारी ऑफ 24 परगना ये कलकत्ता। इन दोनों में फर्क करिए आप। इट इज अनडिस्प्यूटेड राइट ऑफ ट्रेड और जमींदारी ऑफ 24 परगना। जब आपका सवाल आएगा कि प्लासी की दुकान अंग्रेजों को क्या क्या मिला, तो इट इज ए, इट इज बी। मीर जाफर ने 1,70,00,000 रुपए कंपनसेशन दिया फॉर अटैक ऑन कलकत्ता टू द कंपनी। लार्ज सम एज ए गिफ्ट हाई ऑफिशियल। क्लाइव को मिला 2 लाख रुपया, वॉटसन को मिला 1 लाख रुपये। इसका अमाउंट शायद नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए ये लिख देंगे, बी लिख देंगे, सी लिख देंगे, लार्ज गिफ्ट्स एंड ब्राइब्स। और क्लाइव ने एस्टिमेट किया कि कंपनी उसके सर्वेंट्स को मिला था 30 लाख रुपए। अब ब्रिटिश मर्चेंट ऑफिशियल्स थे, अब वो किसी भी टैक्सेस के लिए प्राइवेट पेट के बाध्य नहीं थे। प्लासी का क्वेश्चन, प्लासी का पैटर्न एक इमेंस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है। क्लियर? Any doubt? I've tried to explain the whole history, how the Plassey battle started and how it is very important for our understanding. क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? आस्तिक क्या प्रॉब्लम बताओ? व्हाट प्रॉब्लम? ये सब छोटे छोटे नाम याद रखिएगा, पीसेस में आते हैं। मीर मदन, मोहनलाल, नवीन चंद्र सेन, ये सब नाम याद रखिएगा। ये अक्सर पूछ लेते हैं कभी कभी, खासकर पीसेस के एग्जाम में। अब थोड़ा हम लोग मेंस के सवालों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जो प्लासी का जो युद्ध है, जो भी आपके जीएस में आने की संभावना काफी है। पहली क्या हुई, प्लासी के युद्ध का फर्क असर क्या क्या है? British mastery of Bengal and whole India. British prestige, major contenders of the Indian Empire, rich revenue of Bengal, और strong army, cost of this country. यह आपका फिल्म का सवाल ही है। सी Got it? E. प्लासी के युद्ध का परिणाम क्या हुआ? नाउ अगर आपका देखिए, जो आपका 150 शब्द का प्लासी के युद्ध का सवाल 150 शब्द का 250 शब्द नहीं आएगा। Now come on this issue. Film question.
प्लासी के युद्ध के का परिणाम क्या हुआ? इस सवाल हुआ, लेकिन ये सवाल नहीं आएगा। अल्टीमेटली रिजल्टेड इन एनेक्सेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश एम्पायर। देखिए सवाल, क्लैरिफिकेशन, पहले इंग्लिश में हिंदी करते हैं। Event took place in 1757, changed the course of history, which ultimately paved the way for the annexation of India. 1757 में एक ऐसी घटना घटी जिसने एक ऐसे रास्ते का निर्माण कर दिया जिसके द्वारा अंत में ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत पर कब्जा कर लिया। Got it? UPSC never asked the question straight. They always try to change the language. अब देखो उस सवाल का जवाब कैसे आएगा। जवाब यहां से शुरू करते हैं। ब्रिटिश मास्टरी, ब्रिटिश मास्टरी ऑफ बंगाल एंड eventually whole of India. दूसरा, boosted British prestige. ब्रिटिश जो ख्याति थी उसको बढ़ाया और status of major contender for Indian Empire. Very important. आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1761 के वॉर पे कहा था प्लासी के तीसरे युद्ध पे, पानीपत के तीसरे युद्ध पे, ये उस घटना ने यह सिद्ध नहीं किया, उस घटना ने यह सिद्ध नहीं किया कि कौन भारत पर अधिकार करेगा। यह सिद्ध किया कौन भारत पर अधिकार नहीं करेगा। तो यहां पे क्या हो गया, इसने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर में आके खड़ा कर दिया। जो बंगाल का रेवेन्यू था, उस बंगाल के रेवेन्यू क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग आर्मी बन रही थी। और जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ रेस्ट ऑफ इंडिया था, बंगाल एक आर्मी का बनाना और बाद में जो रेस्ट ऑफ इंडिया पर कॉन्क्वेस्ट था उसका रास्ता हुआ। और बंगाल पर कंट्रोल से क्या हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल में बहुत मदद प्राप्त हुई। और इसमें कंपनी और इनके सर्वेंट को अनटोल्ड वेल्थ एट द कॉस्ट ऑफ हेल्पलेस पीपल ऑफ बंगाल, यहां क्या दिया, भारत की गरीबी। इसको आप और शॉर्ट लिखिए, देखिए इसको हम और शॉर्ट करते हैं। कैसे आप याद करोगे, कैसे आप याद करोगे, प्रभु, यहां सारे प्रभु, ख्याति, धन, फ्रांस पर विजय, प्रत्याशित लूट कंपनी द्वारा, गरीबी, रेन ऑफ पे, इससे ज्यादा और क्लियर हो गया ना। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7। क्लियर? इन डाउट? इंग्लिश में लिखना है, मास्टरी ऑफ बंगाल, पॉइंट नंबर 1, ब्रिटिश प्रेस्टीज, पॉइंट नंबर 2, रिच रेवेन्यू, पॉइंट नंबर 3, एंग्लो फ्रेंच, पॉइंट नंबर 4, अनटोल्ड वेल्थ एट द कॉस्ट ऑफ हेल्पलेस पीपल, पॉइंट 5, रेन ऑफ वेल्थ, गॉट इट? कोई प्रॉब्लम?
बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगा के एनालाइज करिए, क्वेश्चन आसान आते हैं। जिन्हीं लोगों को शिकायत है कि सवाल बहुत कठिन आते हैं इतिहास के में, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आप एनालाइज करिए, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे सवाल आते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अप्लाई बिग माइंड। अगर आप दिमाग को अप्लाई करेंगे तो सवालों में दिक्कत नहीं है, अगर दिमाग अप्लाई नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत है आपके लिए। चलिए आगे। अब मीर जाफर के साथ क्या हुआ, तो तंग आ गए और उनको गद्दी छोड़नी पड़ी मीर कासिम के लिए। अब मीर कासिम ने ग्रांट किया जमींदारी। अब देखिए, याद करिए 24 परगना, ये किसने ग्रांट किया था? एक एक चीज ध्यान से दीजिए, और ये किसने ग्रांट किया? चौबीस परगना की जमींदारी किसने ग्रांट किया था? और ये किसने ग्रांट किया? बर्दवान बिरदा। अब यही सवाल का एक पोर्शन ये कर देंगे ए, और ये कर देंगे बी। इसमें लिख देंगे मीर जाफर ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में लिख देंगे मीर कासिम। इसके ऑप्शन ए में लिख देंगे, इसके ऑप्शन सी में लिख देंगे मीर जाफर, ऑप्शन डी में लिख देंगे मीर कासिम। गॉट इट? कैसे क्वेश्चन घूमता है देखने की कोशिश करिए आप लोग। हिस्ट्री पॉलिटी से आपके सवाल आते हैं 30 से ज्यादा। ठीक है, आपके पास दो ब्लॉक बहुत अच्छा है अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, हिस्ट्री प्लस पॉलिटी 30 to 35, इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी, जो इन्वायरमेंट है इन्हीं का पार्ट है, प्लस इन्वायरमेंट 30 to 35। 70 सवाल के करीब आते इसी में से। इस 70 सवाल में से आप तय मानिए, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं 50 प्लस सवाल 100% आएगा। आप देखिएगा, लेट पेपर कम्स ऑफ द, ये 2021 में हुआ है, 2022 में भी होगा, कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो मेरा शौर्य का IT का लेक्चर आप देखेंगे, आपको 50 से ज्यादा सवाल मिलेंगे। 55 मिल सकते हैं, 60 से 50 तो पक्का मिलेंगे। अब क्वालिफाइंग मार्क्स 50 सवाल का मार्क्स होता है 100, क्वालिफाइंग मार्क्स 92 से 98 के बीच होता है। बाकी बचे 30 सवाल। 30 सवाल में 8 से 10 सवाल आते हैं साइंस के। अब वो साइंस पढ़ाएंगे, 5 प्लस सवाल मिलेंगे आपको। बाकी बचा कितना? 20 सवाल। 20 सवाल है मिसलेनियस है, वो कहीं से जा जाता है। यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन है प्रीलिम्स एग्जाम का, बहुत इजी कैलकुलेशन है। आप किसी साल, हमने एक पूरा इस पे वीडियो दिया, आप जरूर देखिएगा। आप किसी साल का पेपर खोल के देखिए, आपको इसी तरह सवालों का ट्रेंड दिखता है। तो देखिए ABCD कर दिया। अगर आपको पता है कि 24 परगना मीर जाफर ने किया था, और यह मीर कासिम ने किया था, तो सवाल गलत नहीं होगा। अगर आपको नहीं पता है तो सवाल 100% गलत होगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो सवाल 100% गलत होगा। सवाल सही होने की एक ही गुंजाइश है कि आपको यह ठीक से पता हो, नहीं पता है तो पक्का गलत होगा। और उसके साथ क्या किया? 29 लाख रुपया जो मिसयूज फरमान था, अभी फिर फरमान आ गया। 1717 का फरमान तो आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। जब भी सवाल बिल्डअप हो इसी में हुआ। जो 1717 का फरमान था, उसमें जो कंपनी के सर्वेंट डिमांड कर रहे थे तो उनका जो एक्सपोर्ट है, चाहे जहां कहीं हो, वो फ्री ऑफ ड्यूटी होना चाहिए। इससे नुकसान क्या हो रहा था? इससे इंडियन मर्चेंट्स को नुकसान हो रहा था। कैसे हो रहा था? अब इंडियन मर्चेंट्स को तो अपना टैक्सेशन पे करना है, इंग्लिश टैक्सेशन से फ्री हो गए तो क्या हो गया? लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो रही है।
जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो नहीं होगी। क्यों? इंग्लिश मर्चेंट के पास टैक्स ना पेमेंट करने का राइट है। तो मान लीजिए कोई अगर सामान की लागत 100 रुपया है, उस पर टैक्स है 20%, तो इंग्लिश मर्चेंट की जो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज है, इंडियन की है 120 रुपए। अब 100 रुपए की अपनी चीज को बेचता है 115 रुपए में, तो उसको 15% प्रॉफिट हो रहा है। ये 120 से कम बेच नहीं सकता है, 120 से कम बेचेगा तो इसका बिकेगा ही नहीं। तो 15% प्रॉफिट पे बेचने के बावजूद भी वो इंडियन मर्चेंट के सेल प्राइस से के कॉस्ट प्राइस से सस्ते बेच रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे जो भारतीय व्यापारियों का जो इंटरेस्ट है वह उनके अगेंस्ट जा रहा है। अब जो दूसरा बात, जो कंपनी के सर्वेंट थे क्या करते थे? वो दस्तक को इलीगली सोल्ड करते थे। जो उनके अपने फ्रेंडली इंडियन मर्चेंट्स थे वो दस्तक वो इलीगली सोल्ड करते थे। और वह इससे क्या होता था? इससे इंटरनल कस्टम ड्यूटी इवेड होती थी। अब जो एब्यूज हो रहा था, इससे क्या हो रहा था? बंगाल के रेवेन्यू का नुकसान हो रहा था। एक तरफ तो बंगाल के जो लोग थे, जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट थे, उनको नुकसान हो रहा था, जो बंगाल के रेवेन्यू का नुकसान हो रहा था। इसके साथ साथ जो कंपनी और जो सर्वेंट थे वो फोर्स करते थे इंडियन को कि वह ब्राइब्स पे अपने दे, और कंपेल किया इंडियन आर्टिजन्स को, मर्चेंट्स को, कि अपने जो गुड्स हैं वह चीप बेचें और उनके मार्केट परचेज करें। मीर कासिम ने स्टेप लिया टू एबॉलिश ऑल ड्यूटीज ऑफ इंटरनल ट्रेड। अब ये सवाल यहां से बना, सवाल कैसे बना कि जो मीर कासिम ने यह लिया, मीर कासिम took a step of abolishing all duty internal trade. Why? इन कारणों से मीर कासिम ने डिसीजन लिया कि अपने व्यापारियों की सुरक्षा के लिए उसने सारे के सारे जो ट्रेड थे, उसने सारे के सारे जो ट्रेड थे, जो ट्रेड पर टैक्सेस थे, उसने खत्म कर दिए। क्लियर हो गया? लेकिन इंग्लिश क्या थे? इंग्लिश अब इस बात को टॉलरेट करने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। उनको बिल्कुल इस बात का टॉलरेंस नहीं था कि हम इसको बर्दाश्त करें, और उन्होंने डिमांड किया कि जो ड्यूटीज है उसको रीइंपोज की जाए, इंडियन ट्रेडर्स पे ड्यूटी रीइंपोज की जाए, और बैटल जो है अबाउट टू बिगिन होता है। मीर कासिम ने युद्ध किया और मीर कासिम क्या हो गया? वो हार गया। और उसके बाद उसने शुजाउद्दौला, अवध, शाह आलम II और मुगल एम्परर, ये तीनों आदमी मिलकर बक्सर की लड़ाई करते हैं। This was most decisive battle which formally established British as master of Bengal, Bihar, and Odisha, and placed our at their mercy. Now see this. Now let's devote a few minutes time on this. Lastly, बक्सर के युद्ध के बाद यह डिसीजन हो गया कि ब्रिटिश मास्टर हो गए बंगाल है। और इसको याद रखिएगा, अवध उनकी मर्जी। क्यों? अवध के जो नवाब थे सब पार्टिसिपेट किए हुए थे, और मीर जाफर को वापस रिस्टोर कर दिया गया नवाब ने 1763। अब कंपनी फिर उनको लूटा, और मीर जाफर की डेथ के बाद नवाब ने निजामुद्दौला। एक रिवार्ड के रूप में उन्होंने साइन किया न्यू ट्रीटी ऑन 20 फरवरी 1765। यह ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्रीटी के द्वारा नवाब ने डिसबैंड कर दिया मोस्ट ऑफ हिज आर्मी एंड टू बंगाल
एक डिप्टी सुबेदार जो नॉमिनेट होता था कंपनी के द्वारा और हु कुड नॉट डिसमिस विदाउट द अप्रूवल। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कंट्रोल कर लिया कंप्लीट जो निजामत थी और बंगाल की। अब यहां आते हैं फिर देखो क्लास सी, बक्सर, और तीसरा क्या हो गया 1765। तो आप चार चीज देखिए, अलीनगर, लासी, बक्सर, 17। अब आपका क्वेश्चन को हुआ, if question is coming about how the Bengal has been conquered by the British Empire, you have to mention all four. 1, आप लिखिए भी कॉपी में, 2, 3, 4. All four has their own importance. Even they can frame the question of prelims using all four. Either you see the for prelims point of view or you see the mains point of view. All these four are very important for you. The Plasi, Buxar, the Alinagar, Plasi, Buxar, and 1765 treaty. अब इससे हुआ क्या, 1765 की ट्रीटी से क्या हुआ, एक ड्यूअल जो गवर्नमेंट आती है बंगाल में, उसके बाद बदलते। तो अगर आप 1765 की ट्रीटी को देखें तो 1765 की ट्रीटी से कंपनी का सुप्रीम कंट्रोल हो गया एडमिनिस्ट्रेशन और निजामत और बंगाल। जो मेंबर ऑफ बंगाल काउंसिल थे कंपनी के, उन्होंने फिर लूट लिया 15 लाख रुपया। शाह आलम सेकेंड, इससे कंपनी ने सिक्योर किया दीवानी राइट जो कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम बिहार, बंगाल, उड़ीसा। वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आप लगातार डिस्टिंग्विश करते जाइए, कि कौन कौन सी जमींदारी मिली, कहां कहां दीवानी मिली। तो शाह आलम द्वितीय से कंपनी सिक्योर किया बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी। और जो इससे क्या हो गया, इससे हुआ क्या, व्हाट हैपेंड बाय दिस, नाउ द क्वेश्चन कम्स ऑन दिस, इससे हुआ क्या, व्हाट हैपेंड, लीगलाइज्ड। व्हाट हैपेंड फ्रॉम दिस, जो बंगाल पर कंट्रोल था वो लीगलाइज्ड हो गया और रेवेन्यू इस मोस्ट प्रोविंस स्टेट था, यह कंपनी के कमांड में आ गया। क्लियर हुआ? सवाल क्या बोलो, सी दिस क्वेश्चन ऑफ द प्रीलिम्स। शाह आलम द्वितीय के द्वारा जो कंपनी ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की, उससे क्या परिणाम हुए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस बाय हैविंग ए दीवानी राइट फ्रॉम शाह आलम सेकेंड अबाउट द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। व्हाट्स आंसर, लीगलाइज्ड कमांड। जो कंट्रोल था बंगाल पर, रेवेन्यू पर, वो लीगलाइज हो गया और जो प्रोविंस था वह पूरी की पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांड में आ गया। अब दिया क्या इन रिटर्न कंपनी के, इसको याद रखिएगा कि जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की इंग्लिश ने एम्परर शाह आलम सेकंड से, उसके बदले में यह क्या दिया, 66 लाख रुपीस और ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोरा इलाहाबाद। और जो एम्परर था वह इलाहाबाद में 6 साल तक रह के ले गए, ए वर्चुअल प्रिजनर ऑफ द इंग्लिश। और जो नवाब शुजाउद्दौला थे, जो बक्सर की लड़ाई में युद्ध किए थे, उनको पेमेंट करना पड़ा वॉर इंडियन ऑफ ₹5 लाख। और इन दोनों ने साइन किया अलायंस, जिसमें प्रॉमिस किया टू सपोर्ट, कंपनी प्रॉमिस किया टू सपोर्ट द नवाब अगेंस्ट आउटसाइड अटैक प्रोवाइडेड he paid the services for the troops and aid
यह जो अलायंस था ये शुरू हो रहा है टुवर्ड्स वेयर, सब्सिडी अलायंस में बढ़ रहा है। इस अलायंस ने नवाब को डिपेंडेंट कर दिया कंपनी पे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। क्लियर? क्या है हिस्ट्री की क्लास का दिक्कत क्या है? इट इज ए वेरी फैक्ट लेडन क्लास। अब ये सब फैक्ट नहीं होगा तो मैं एनालाइज करूंगा क्या? सपोज आई वांट टू एनालाइज द नेचर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, या नेचर ऑफ द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, या nature of the earlier British Empire in East India Company, unless until I have these facts in my command or control, how I can analyze it? Why for history, for any topic? Unless until you have facts under your control, you can't analyze. चाहे इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो। पॉलिटी अगर बाद में एनालाइज करना चाहें हम सेंटर स्टेट रिलेशन के इशू को, जब तक हम सेंटर स्टेट के प्रोविजंस नहीं जाने, एनालाइज क्या करेंगे? We need to have the provisions of center-state relation. Unless and until we have the provision, we can't analyze it. अब यहां से स्टार्ट होता है ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल। क्या करें? करना है और क्या हो गया? बोले पास। ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल। Yes, sure, will take the class of economics after this. Yes, he will take. Dual administration of Bengal, very interesting part in the history of the administration. So East India Company after 1765 मास्टर हो गई बंगाल की। जो नवाब था वह डिपेंडेंट हो गया इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लेकर। अब वह अब कंपनी के साथ खास बात क्या थी? एज द दीवान कंपनी का रेवेन्यू पर कंट्रोल था। दीवान के रूप में कंपनी का रेवेन्यू पर कंप्लीट कंट्रोल था। वह रेवेन्यू कलेक्ट करती थी, वह उसकी मालिक हो गई थी। अब जो डिप्टी सूबेदार अपॉइंट करती थी उसके द्वारा वह निजामत या पुलिस पर कंट्रोल करती थी। तो दो पार्ट हो गए, रेवेन्यू and administration. जो रेवेन्यू का पार्ट था इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कंप्लीट कंट्रोल था। जो निजामत था यह किसके पास था? यह नवाब के पास था। लेकिन नवाब कैसे करता था? डिप्टी सूबेदार के माध्यम से। इसको नॉमिनेट कौन करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी करती। तो पुलिस और जुडिशियल पावर किसके पास थी? नवाब के पास थी, जो डिप्टी सूबेदार के माध्यम से कंट्रोल करता था। और डिप्टी सूबेदार नॉमिनेट को करता था ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको कहते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट। व्हाट इज क्वेश्चन? व्हाट इज ड्यूअल गवर्नमेंट? A, B, C, D। अब देखो कैसे बनेगा। अगर मान लो एक पर टिक लगा रहा है, क्या होगा? कंपनी बिकेम लीड मास्टर। इसको क्वेश्चन बना सकते, इसको भी करेंगे फिर क्वेश्चन। हाउ कंपनी बिकेम a real master of Bengal from 1765? Option A. Nawab was dependent upon British for his internal and external security. Option B. Nawab can control and collect his revenue. Option C. The deputy Subedar working under Nawab was controlling Nizamat. Option D. He was nominated by Eastern Company. Clear? पेश करते हैं, चलो पेश करते हैं इस बार। क्वेश्चन क्या बनाया? हाउ
ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द रियल मास्टर ऑफ बंगाल? ये आपका क्वेश्चन, इज द क्वेश्चन। ऑप्शन ए, the Nawab depended on the British for his internal security. B, only A, only E, A, B, A, B, C. हो गया, एक तरह सवाल पूछा गया। दूसरा A, B, C, एक क्वेश्चन का आंसर फिर नहीं हो रहा है और दूसरे क्वेश्चन का आंसर फिर नहीं हो रहा है। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ एग्जामिनर ने आपसे दो तरह से सवाल पूछे। बताइए, पहले आंसर इसका दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। आंसर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। आंसर जल्दी, अप्लाई द माइंड, माइंड अप्लाई करो। अप्लाई द माइंड। नहीं हो पा रहा, बोलो। किसी दिमाग काम नहीं कर रहा है? पहले का उत्तर प्रेफरेंस है तो ठीक है, दूसरे बताओ, दूसरे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन टू आंसर ए से हो जा रहा है, रियल मास्टर्स हो रहा है। रियल मास्टर कैसे हो रहा है? इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी, रेवेन्यू, तीसरा नॉमिनेट। क्लियर हुआ? सी द क्वेश्चन नंबर 2, हाउ यू आंसर द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा सिर्फ ए, सी आंसर किसने कह दिया? क्लियर हुआ? अभी क्या हो गया? कंपनी बिकेम द, इट इज द ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट का इस पार्ट को फिर से याद करते हैं। ये जो बंगाल की निजामत थी, इसमें पुलिस और जुडिशियल पावर हुआ करते थे, वह चलाता तो नवाब था वाया डिप्टी सूबेदार, जिसको नॉमिनेट करने का राइट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। क्वेश्चन नंबर 1 समझ क्यों नहीं आया है? व्हाट्स प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्वेश्चन क्या है? ये है क्वेश्चन, ये है। अब ये हो गया ऑप्शन ए, ये हो गया ऑप्शन बी, ये हो गया ऑप्शन सी। अब आंसर क्या है? ओनली ए इज राइट, ए बी इज राइट, ए बी सी इज राइट, ए सी इज राइट। क्या समझ आया बताओ? पहला आंसर है ए बी, बी, सी, 4। क्या सही है? क्यों समझ नहीं आ रहा है? आईएएस ऑफिसर नेहा श्रीवास्तव समझा नहीं आया अभी आपको? टेल मी, क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? अगेन सी क्वेश्चन, रियल मास्टर ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की कैसे बनती है? भाई आप इसमें से क्या, जो आपके पास चारों ऑप्शन है,
ए बी सी ए सी। आप क्या कोई छोड़, आप इसको ऐसा लिखिए, क्या कोई ऑप्शन छूट सकता है? बताइए, when you are answering this question, क्या कोई आंसर छूट सकता है? अगर नहीं छूटता, आप क्या करोगे? दूसरे वाले सवाल में जहां आपको यहां पर याद कंट्रोल कर दिया था डिपेंडेंट पे, रियल मास्टर, उसमें से फर्क है ना। गॉट इट? नहीं समझाया? नहीं अभी समझ नहीं आ रहा है? लेट मी ट्राई अगेन। सवाल क्या है? सवाल ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह बंगाल की रियल मास्टर कैसे हुई? अब रियल मास्टर कैसे हो रही है? क्योंकि नवाब ब्रिटिश एम्पायर पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो गया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नवाब जो बंगाल का पूरा रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया है। पॉइंट नंबर 3, जो निजामत है वह चला रहा है बंगाल का नवाब वाया डिप्टी सूबेदार, लेकिन डिप्टी सूबेदार को नॉमिनेट कौन करता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब ये तीनों ऑप्शन दे दिए गए, तो तीनों में से तीनों सही है, तो आप क्या कहोगे? आपका सवाल नहीं सुन रहा है। ड्यूअल बंगाल में आ गया, पर क्यों नींद पड़ी ड्यूअल रीजन की? कोई रीजन था क्या? अरे वही तो बता रहा होती देर से, ड्यूअल रीजन बनाया है इसीलिए। यह पॉलिसी थी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट चाहती थी सारा पैसा ले ले, और जो गवर्नमेंट को जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह नवाब के हाथ सौंप दो। एडमिनिस्ट्रेशन सबसे खराब काम होता है, उसमें बदनामी होती है। सारी बदनामी नवाब की हो रही थी कि नवाब अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे रहा है, लेकिन नवाब करता क्या? जो डिप्टी सूबेदार जो रिस्पॉन्सिबल था उसको नॉमिनेट कौन कर रहा था? उसको नॉमिनेट कर रहा था, कर रही थी इसलिए कंपनी। तो यह जो पॉलिसी थी उनकी, उनकी पॉलिसी थी कैसे किया जाए। इट वॉज द पॉलिसी ऑफ कंपनी, कंट्रोल द मनी बट लिव द एडमिनिस्ट्रेशन, लेट देम हैंडल। और उस एडमिनिस्ट्रेशन को भी कंट्रोल इनडायरेक्टली किया। इसको और कर सकते हो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और सॉल्व हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखो, अब इसको हम सवाल सॉल्व करते हैं कि बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल किया। ए, रेवेन्यू डायरेक्ट। बी, निजामत इनडायरेक्ट। सी, रेवेन्यू इनडायरेक्ट। डी, निजामत। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन, ऑप्शन 1 रेवेन्यू डायरेक्ट, निजामत इनडायरेक्ट, ए बी। ऑप्शन 2 ए सी। ऑप्शन 3 बी सी। ऑप्शन 4 ए बी। हो गया? हो गया? और कठिन सवाल बन गया, ये सवाल और टफ हो गया। अब ये सवाल सिर्फ फैक्ट्स नहीं क्लियर होगा, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तब क्लियर होगा, नहीं तो सवाल गलत ही होगा। अगर ये सवाल आपने इतना ज्यादा कहते हैं नहीं समझने की कोशिश की है, तो सवाल ये गलत ही होगा। इस सवाल के सही होने की एक ही गुंजाइश है। सुभाष शर्मा बीसी कैसे हो जाएगा? निजामत इनडायरेक्ट, रेवेन्यू डायरेक्ट, कैसे हो जाएगा ये? सवाल ऐसे ही आते हैं सिविल सर्विसेज के। देखिए, मैं हर बार एक बात कहता हूं कि सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है वो क्लियर नहीं हो सकता। यहां से हम लोग तैयारी की बात शुरू करते हैं। नाउ वी सर्च कैसे क्लियर हो सकता है? क्लियर क्यों नहीं हो सकता है? अपनी पढ़ने की स्टाइल फॉल्टी है। अपने को उस बात का एहसास नहीं कैसे पढ़ा जाना चाहिए।
जब तक हम ये एहसास नहीं कर लें कैसे पढ़ा जाना चाहिए, एग्जाम क्लियर नहीं होगा। इस एग्जाम को क्लियर करने का एक ही रास्ता है, ओनली वन वे। यू ट्राई टू इन्वेस्टिगेट द मटेरियल लाइक दिस। बहुत हाई फाई पढ़ने की जरूरत उतनी नहीं होती है, जितना पढ़ते हो उसको इन्वेस्टिगेट करके पढ़ने की जरूरत होती है। यू सी द लेक्चर ऑफ शौर, यू सी द लेक्चर ऑफ इति, और यू सी माई लेक्चर। क्या होता है, हम लोग उसी पे काम करते हैं, कैसे चीजों को कंट्रोल। ये सब क्वेश्चन बैंक है ये, और कुछ नहीं है। सारे आपके सिलेबस को हमने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है, आपको एहसास नहीं हो रहा है। इट्स अ क्वेश्चन बैंक। पूरे सिलेबस को हमने क्वेश्चन फॉर्म में डिफरेंट में हमने डाल दिया है। प्रीलिम्स का, मेंस का कंप्लीट सिलेबस आपका, आप देखते जाइए, इससे पढ़ाई चल रही है, आप लगातार देखिए, सारा सिलेबस क्वेश्चन फॉर्म में है। आपको एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन फॉर्म में सिर्फ थीम पढ़ाई जा रही है। अब ये ड्यूअल गवर्नमेंट हो गया। अब इससे हुआ क्या, अब यह जो ड्यूअल गवर्नमेंट है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। जो ड्यूअल गवर्नमेंट बनाई गई, वह बंगाल के लोगों के लिए डिजास्टर्स कैसे हो गई। जो बंगाल का नवाब था, उसके पास लोगों के वेलफेयर के लिए कोई इंसेंटिव नहीं रहा, बिकॉज रेवेन्यू इज बीइंग कलेक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। ही वॉज highly dependent on internal and external security of the Britishers. The government is being run by the Deputy Subedar, who is responsible to the Britishers more, less to the Nawab, because he was nominated by the Britishers. So there is no incentive for the Nawab of Bengal to work for welfare of the people. तो एक आंसर क्या हो गया, ड्यूअल गवर्नमेंट का इंपैक्ट क्या हुआ। एक आप आंसर लिखिए, देयर इज नो इंसेंटिव फॉर नवाब फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, देयरफॉर द पीपल ऑफ द बंगाल फेल्ट ऑपरेशन। अब यही लिख देंगे आपके एक ऑप्शन में। यहां तक पहुंचने के लिए आपको समझना पड़ेगा कैसे यहां तक पहुंचे। तो क्या ऑप्शन हुआ, बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट के होने के कारण लोगों का शोषण हुआ। देयर वॉज एन ऑपरेशन ऑफ द पीपल ड्यू टू द ड्यूअल गवर्नमेंट। इट इज वन ऑफ द रीजन। गॉट इट? कंफ्यूजन? अगला है लाइफ इन्वेस्टमेंट। अब क्या हुआ देखिए, पहले कंपनी बाहर से पैसा लाती थी, पहले कंपनी बाहर से पैसा लाती थी, पहले कंपनी अपने इंग्लैंड से पैसा लाती। अब क्या हो गया, जो रेवेन्यू ऑफ बंगाल था, ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर चेंज करते हैं तो अच्छा रहेगा। तो रेवेन्यू ऑफ बंगाल था, क्या हो गया, वो इन्वेस्टमेंट हो गया। रेवेन्यू ऑफ बंगाल क्या हो गया, वो इन्वेस्टमेंट हो गया। हुआ, इसको और अच्छा करते हैं, पार्ट ऑफ प्रॉफिट हो गया। अब इस सवाल को चेंज करो, रेवेन्यू ऑफ बंगाल पार्ट ऑफ प्रॉफिट हो गया, ऐसे करो। दोहरे शासन के बाद रेवेन्यू ऑफ बंगाल अंग्रेजों का पार्ट ऑफ प्रॉफिट हो गया। दिमाग पहुंचा? Your mind able to reach or not reach? Again, see carefully. Sit. आराम से पढ़ते हैं, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। अपना सफिशिएंट टाइम है, अपने को जो पढ़े ठीक से पढ़े, ताकि वहां सवाल आवे तो गलत ना हो। इस बात की संभावना बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा कम है कि जो कोर्स में पढ़ाऊंगा उसके बाहर से प्रीलिम्स में सवाल आएगा, बहुत ज्यादा कम संभावना है। तो जितनी किताबें हैं, जितने बच्चे, मैं सब पढ़ लेता हूं, देन आई फ्रेम इट। सी, यहां पहुंचना नहीं पहुंच रहा है, इसको मैं फिक्स करता हूं। हम 3 शब्द इसमें आपको
रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। रेवेन्यू ऑफ बंगाल उनका इन्वेस्टमेंट था। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सेवनटीन 1765 के बाद जो बंगाल का रेवेन्यू था और ये हो गया क्वेश्चन, आंसर ए, आंसर बी। क्वेश्चन क्या हो गया? 1765 के बाद ये हो गया आंसर ए, ये हुआ ऑप्शन बी। 1765 का रेवेन्यू ऑफ बंगाल, उनका इन्वेस्टमेंट हुआ, उनका पार्ट ऑफ प्रॉफिट हुआ, बस आंसर बताइए। जो रेवेन्यू ऑफ बंगाल हुआ वह उनका इन्वेस्टमेंट भी था और पार्ट ऑफ प्रॉफिट भी था। गॉट इट? दोनों था। इस लूट में हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट लेने लगी। जो लूट शुरू हुआ इसमें हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट शुरू हो गई, पूरा मुझको भी फायदा दो। और ऑर्डर किया कंपनी को to pay 4 lakh pound per year. और in 1766, 77, 78 alone 5.7 मिलियन पाउंड रेन हुआ फ्रॉम बंगाल। उस समय बंगाल में अकाल पड़ा। सबसे खास बात क्या है, बंगाल के अकाल के बावजूद ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हुआ था। जब पढ़ाएंगे आपको इकोनॉमिक हिस्ट्री तो तुम बताएंगे। बंगाल में 70 में अकाल आने के बावजूद कंपनी ने पहले सालों की तुलना में ज्यादा पैसा इकट्ठा किया, ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया। अब क्या हो गया? अब कंपनी के साथ क्या हुआ कि बाई 1772 इसलिए कंपनी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पावर हो गई। और जो इंग्लैंड में लोग बैठे थे वह इसको कंट्रोल करना चाहते। नाउ ब्रिटिश कंट्रोल किया स्टार्टेड। अब कंपनी के हाथ से ब्रिटिश कंट्रोल करना शुरू हुआ। जो लोग ब्रिटिश में थे, जो लोग इंग्लैंड में बैठे थे, उन लोगों ने देखा कंपनी बहुत पैसा खा रही है, बड़ी लूट बची, तो ब्रिटिश का कंट्रोल इरा स्टार्ट हो गया। नाउ वॉरेन हेस्टिंग्स इरा स्टार्ट हुआ। तो एक से यहाँ लोग देते हैं जो फिर वॉरेन हेस्टिंग्स का जो इरा है काफी अच्छा है। वॉरेन हेस्टिंग्स का इरा स्टार्ट होता है और ड्यूअल गवर्नमेंट इवॉल्व होती है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे बिकॉज द नेक्स्ट क्लास इज अ शॉर्ट क्लास। He must be getting it। उन्होंने ज्वाइन पक्का किया होगा क्योंकि शौर्य बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल है। शौर्य एक पेशेवर टीचर है, मैं कह सकता हूँ। हम लोग तो टीचिंग को एक हॉबी की तरह कर रहे हैं, लेकिन शौर्य ने टीचिंग को एक व्यवसाय की तरह किया। कई साल उन्होंने अकेडमी को पढ़ाया। अकेडमी पहले वो कहीं और पढ़ाया करते थे, कहते हैं मेंटल कोचिंग करते थे। वही बस ज्वाइन इट। मेरे ख्याल से इशू हो गया। कोई अगर आपके पास इशू हो, क्वेश्चन हो, तो आई विल आंसर इट, अदरवाइज आई विल हैंड ओवर टू शौर्य। अगर ब्रिटिश के पास क्या था सवाल, किसका सवाल था ये? अगर ब्रिटिश के पास अकाल के समय एडमिनिस्ट्रेशन होता तो रेवेन्यू कम लेते। क्यों कम लेते हैं रेवेन्यू? सुभाष शर्मा क्लास इतना रेवेन्यू नहीं करते हो, क्यों कम रेवेन्यू लेते हो? एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास था? ड्यूअल गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन तो इफेक्टिवली ब्रिटिश के ही पास था। जो नायब सूबेदार था वो तो उनका नॉमिनी ही था ना। क्यों कम लेते बताओ मेरे को।
जो एक कंपनी आपको बेसिक कैरेक्टर ऑफ इससे कंपनी क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो कंपनी लूटने के लिए आई है। क्यों क्यों कम लेगी बता लोग? व्हाई शी विल टेक कम? व्हाट्स द रीजन? क्यों कम लेते हैं? अप्लाई माइंड यार, इतना कॉमन सेंस। अगर ये सब सवाल मुझे बताने पड़ जाए तो फिर एग्जाम देने का कोई पर्पस नहीं रह गया ना। जिस कंपनी के पास एक ही एम है कि लूटा जाए, उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन दो या न दो, उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन दो या न दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? बताओ मेरे को आप। क्लियर हुआ? नहीं नहीं, वो क्लियर। और कोई इशू? बताइए, और कुछ सवाल? बस दिमाग लगाओ ना। यह हर चीज का आंसर टीचर दे दे, इससे तो काम नहीं होगा। मैं आपको सब बताऊं, हर टीचर का आंसर, अगर हर चीज का सवाल मैं देने लग जाऊं तो फिर यार फिर तो नहीं हो सकता सिलेक्शन। आप जो हम लोग पढ़ाते हैं उससे आप अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करो, तभी होगा। अगर इतने बेसिक बेसिक सवाल आपके से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं इतने लंबे लेक्चर के बाद, कि अगर कंपनी के पास एडमिनिस्ट्रेशन होता तो वो लगान माफ कर देती। तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। आई हैड क्लियर्ड इनिशियल ऑफ माय डिस्कशन कि जो नेचर क्या था, व्यापार था, लोगों का भारत से क्या लगाव था, उनका यहाँ के लोगों से क्या ताल्लुकात था? कोई ताल्लुकात नहीं था। तो वो उनके पास अगर एडमिनिस्ट्रेशन होता तो वो क्यों छोड़ देते? और एडमिनिस्ट्रेशन तो इंडायरेक्टली था ही, और जो दीवानी थी उनके हाथ में थी। उन्होंने बहुत क्रुएल्टी से लगा, जब मैं पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक हिस्ट्री देन आई विल टेक अप दिस टॉपिक, बड़ी क्रुएल्टी से उन्होंने उसको कहते हैं वसूल किया। और कोई सवाल किसी का?